तो जनाब, क्या हाल? सब बढ़िया? चलिए, अच्छा है, रहना भी चाहिए। तो अभी तक हम लोग क्या कर लिए? अभी तक हम लोग दूसरा चैप्टर पूरा कर लिए। ठीक है, तो आज क्या करेंगे? तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर से थोड़ा बहुत क्वेश्चन, जो कि पूरा चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज करेंगे, उसमें देखिए, ये हम लोग का चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, उसमें हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, कहाँ से? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, इसके बाद जाता है कहाँ? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग का सबसे पहले आता है जनरल फॉर्म। क्या होता है? किसका जनरल फॉर्म? हम लोग का लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म, जैसे हम लोग का लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ये हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म हुआ। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा? ए एक्स प्लस बी। टू वेरिएबल मतलब इसमें टू वेरिएबल जरूरी है, तो इसमें ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर। लीनियर मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1। तो यहाँ x का पावर कितना है? 1। यहाँ y का पावर भी 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, या डायरेक्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो दो को लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और फिर टू वेरिएबल वाला। ठीक, तो यहाँ पे एक ये है, क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, ये पहला। और दूसरा क्या है? तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ ए के जगह पे a1 a2 यूज कर लिए, बी के जगह पे b1 b2 यूज कर लिए, और सी के जगह पे c1 c2 यूज कर लिए। ये बात हुआ आपका जनरल फॉर्म का। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है कि सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग के पास टोटल 5 तरीका, टोटल 4 तरीका, जिसमें कि 3 को एक ग्रुप में रखा गया और एक अलग के ग्रुप में। ठीक है, तो सबसे पहला आपका तरीका होता है ग्राफिकली निकालने का। ठीक है, सॉल्यूशन ग्राफ के अकॉर्डिंग निकालने का। और दूसरा तरीका होता है अलजेब्राइक निकालने का। तो अलजेब्राइक में हम लोग 3 तरीका को रखें। सबसे पहले सब्सटीट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, ये मेथड पे भी एक वीडियो है, ये मेथड पे भी एक वीडियो है, और ये मेथड पे भी एक वीडियो है। ठीक, एक ग्राफिकल का भी एक वीडियो है, और सब में डिटेल में समझाया गया। तो पहला हम लोग का मेथड क्या पाना है? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग। दूसरा क्या? सब्स्टिट्यूशन। तीसरा एलिमिनेशन, और चौथा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ग्राफिकल में हम लोग का एक ही, मतलब एक ग्राफिकल तरीका है, और अलजेब्राइक में हम लोग का 3 तरीका है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपका आता है कि अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उसका कैसा कैसा ग्राफ बनेगा। क्योंकि जब भी हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो का, जिसमें कि एक्स और वाई अगर वेरिएबल है, तो उसका ग्राफ हम लोग का हमेशा बनेगा स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो पेयर का बनाएंगे तो दो दो को बनेगा। ठीक है, ये, ठीक है, ये है, तो इसका एक बनेगा, इसका एक बनेगा। तो अगर अगर उसका कॉफिशिएंट, ठीक है, किसका कॉफिशिएंट? तो एक होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अगर कॉफिशिएंट a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं आया तो उसका ग्राफ एक जगह पे मीट करेगा। ठीक, दूसरा कंडीशन, अगर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ जाए तो दोनों ग्राफ ऐसे ही रहेगा, मतलब एक ही लाइन रहेगा जो दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा कंडीशन, अगर a1/a2 और b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 तो बराबर नहीं है। ठीक, तो ये पैरेलल हो जाएगा। और इसमें एक चीज और है कि जितना बार ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा उतना सॉल्यूशन होगा। तो इसमें कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है? एक बार, तो इसमें एक सॉल्यूशन। इसमें कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है? तो इसमें तो हमेशा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
ठीक। और ये हम लोग का लास्ट है, तो इसमें कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो इसमें होगा नो सॉल्यूशन। तो ये जो चैप्टर है उसमें आपको दो चीज़ याद रखना है। दो चीज़ क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग को ये याद रखना है, ठीक है, यहाँ बताते हैं। सबसे पहला चीज़ ये याद रखना है, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो हम लोग का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का दो इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। फिर हम लोग का अगर a1 बाई a2 इसके बराबर नहीं आया b1 बाई b2 के, ठीक है, तो इसमें हम लोग का आता है वन सॉल्यूशन। इसमें वन सॉल्यूशन याद करने का तरीका ही बताएंगे, अभी देख लो पहले। ये पहला केस हुआ, और वन सॉल्यूशन मतलब ग्राफ को एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, और सॉल्यूशन निकल गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। दूसरा केस, तो दूसरा केस हम लोग का है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ऐसा केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक, इसमें ग्राफ कैसा बनता है, तो एक लाइन ऐसे और उसी के ऊपर एक लाइन और ऐसे, इसी के ऊपर ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका सॉल्यूशन निकलेगा, तो इसको भी क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन निकल गया तो कंसिस्टेंट। तीसरा हम लोग का है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 तो है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस केस में हम लोग का होता है नो सॉल्यूशन, ठीक। और नो सॉल्यूशन है तो उसका ग्राफ पैरेलल रहेगा, ऐसे पैरेलल या ऐसे पैरेलल, लेकिन पैरेलल रहेगा। और पैरेलल ग्राफ रहेगा तो वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसका नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक। ये तीन केस आपका आएगा। तो ऐसा जब भी केस आया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसाइड। तो इसमें हम लोग का क्या निकालना, a1 b1 मतलब a1 बाई a2 b1 बाई b2। उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन है तो इसमें क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो जब भी ऐसा रहेगा ना तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, a1 बाई a2 निकालेंगे, b1 बाई b2 निकालेंगे, c1 बाई c2 निकालेंगे, और देखेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं बराबर है। अगर ये दोनों शुरू में आपको मिल गया कि नहीं बराबर है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे वन सॉल्यूशन। दूसरा चेक करेंगे क्या तीनों बराबर है, तीनों बराबर नहीं है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या देखेंगे कि ये दो को बराबर है और ये वाला बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन। अब इसको याद कैसे करें, तो याद करने के लिए ये देखो कि यहाँ मान लीजिए कुछ हो गया, कुछ मैटर हो गया, आप लोगों में तो मैटर बहुत होबे करता है, तो यहाँ कुछ मैटर हो गया। तो यहाँ जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 से पूछा ना कि नहीं हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, तो ये हमको शुरू में मना कर दिया कि ठीक है हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, चाहे जो भी स्थिति है। तो उससे आप रास्ता में कहीं आते जाते मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि वो हमको शुरू में बोल दिया कि हाँ आपका साथ नहीं देंगे, तो कम से कम आदमी तो अच्छा है ना कि हाँ हमको बोल दिया कि नहीं हम आपका साथ नहीं दे सकते। दूसरा केस है, दूसरा में ये बोल रहा है कि आपका साथ देंगे और आगे जाके साथ दिया भी, तो ये तो सबसे अच्छा आदमी, इसके साथ हम हमेशा रहेंगे, तो इसके साथ हम हमेशा रहेंगे, तो इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीसरा आदमी को देखिए, तीसरा केस को देखिए, इसमें पहले तो बोल रहा है कि साथ देंगे काहे कि इक्वल है, और बाद में जाके नॉट इक्वल हो गया, मैंने धोखाधड़ी कर दिया। तो धोखाधड़ी कर दिया तो ऐसे आदमी से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ से इससे हम हमेशा दूर रहेंगे, याद हो जाएगा। शुरू में मना कर दिया a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को मना कर दिया कि नहीं हाँ आपका साथ नहीं दे सकते, ठीक है अच्छा आदमी, आते जाते मिलते रहेंगे इससे एक आध बार। ये तो बोल रहा है कि आपका साथ देंगे भी और साथ दिया भी, तो ये तो मेरा पक्का दोस्त हो गया, तो इसके साथ तो हमेशा रहेंगे, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये बोल रहा है कि साथ देंगे, या जब साथ देने का बारी आया तो धोखा दे दिया,
तो इससे हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम अपने रास्ते रहो, हम अपने रास्ते रहते। ये याद हो गया। दूसरा चीज याद रहने वाला, हमको याद करने वाला इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला। वैसे वो भी याद नहीं करना। तो हम लोग का जनरल फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो हम लोग का वेरिएबल क्या है, एक है x, एक है y, एक है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग x को निकालना चाहें तो x के आसपास क्या लिखेंगे, तो देखो x के आसपास हम लोग लिखेंगे तो पहले तो इसको हटा देंगे x वाला को, तो क्या क्या कांस्टेंट बचे, मतलब कोफिशिएंट बचे या b और c। तो एक तरफ लिखेंगे b, एक तरफ लिखेंगे c, ठीक। उसी तरह से यहाँ y है, तो y को अगर घेर देंगे, तो y को घेर देंगे तो हमारे पास क्या बच गया, y को घेर दिए तो हमको जाना है हमेशा राइट साइड में, तो राइट साइड में c मिला तो इधर c लिखेंगे, और राइट जाएंगे तो इधर आके फिर a मिलेगा तो इधर a लिखेंगे। फिर अगर c को हम लोग या कांस्टेंट को देखेंगे तो राइट साइड में क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो फिर और इधर से जाएंगे तो पहले a मिलेगा फिर b मिलेगा, तो पहले a और फिर b। उसी तरह से यहाँ भी c मिला था, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, b1 b2, यहाँ क्या लिखेंगे c1 c2, यहाँ क्या लिखेंगे a1 a2, यहाँ क्या लिखेंगे b1 b2। समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो। यहाँ हम लोग का x है, तो x का छोड़ के और कोफिशिएंट लिखेंगे, तो और कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट a होता है, तो उसके बाद का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है, उसके बाद का कोफिशिएंट क्या होता है, c होता है, उसके बाद का कोफिशिएंट क्या होता है, a होता है, उसके बाद का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है। याद हो गया। x को अगर हम लोग लिखना चाहें तो x का कोफिशिएंट के छोड़ के आगे बढ़ेंगे, तो x का कोफिशिएंट a होता है, उसको आगे बढ़ेंगे तो b होता है, उसके बाद c होता है, उसके बाद a होगा, फिर b होगा, ठीक। इतना तक हो गया। अब देखो b में हम लोग के पास क्या है, b1 और b2 है, c में क्या है, c1 और c2 है, a में क्या है, a1 है और a2 है, और b में क्या है, b1 है और b2 है। यहाँ पे हम लोग का कुछ भी हो सकता है वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिखते हैं कि पहले ऊपर x लिख लेंगे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, b1 को c2 से, b1 c2, यहाँ बीच में लगता है माइनस, और b2 को c1 से, b2 को पहले ऊपर वाला को नीचे से फिर नीचे वाला को ऊपर से, यहाँ इक्वल टू लगाते हैं, यहाँ बाय लिखते हैं, बाय के नीचे बाय। यहाँ c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, c1 को a2 से, ऊपर वाला को नीचे से, और बीच में लगेगा माइनस, और c2 को a1 से, c2 को a1 से, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 के नीचे 1, a1 को b2 से और a2 को b1 से, तो a1 को b2 से और माइनस a2 को b1 से। और इसमें ये याद रखना है कि हम लोग का c लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में दोनों में 0 होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग को जब x निकालना है तो इसको x वाला को और कांस्टेंट वाला 1 वाला को हम लोग इक्वेट कर दें, क्या कि सब बराबर है तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट x निकालना चाहें तो ये वाला टर्म है जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर चल जाएगा, तो इधर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक। यहाँ से हट जाएगा तो x का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, इतना आ गया। उसी तरह से y का निकालना चाहें तो y का वैल्यू भी ये वाला इधर चल जाएगा और वो y का वैल्यू हो जाएगा। तो देखो याद नहीं करना है, कैसे निकालें जो बता दिए, ठीक। अगर इसको सॉल्व करना रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसके जगह पे तुम्हारा कुछ वैल्यू रहेगा, इसके जगह पे कुछ वैल्यू रहेगा, इसके जगह पे कुछ वैल्यू रहेगा, क्योंकि इक्वेशन रहेगा तो ऐसा रहेगा कुछ, इसको हम लोग इधर कर लेंगे, ठीक। तो ऐसा, तो ये सब तो कोई वैल्यू ना रहेगा, वैल्यू रहेगा तो यहाँ हम लोग मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, तो यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा 15। उसी तरह से यहाँ कुछ आएगा, फिर हम लोग का मान लो कि आ गया x बाई 16 इज इक्वल टू y बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 4, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू निकालना है, तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x बाई 16 इज इक्वल टू 1 बाई 4,
तो x इज इक्वल टू 16/4, तो 4। उसी तरह से y निकालना है तो y/8 इज इक्वल टू 1/4 कर देंगे, तो y ये इधर चल जाएगा तो 8/4, तो ये कितना, तो x और y का वैल्यू यहाँ से आ गया। तो ये कुछ है नहीं इसमें, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ y, यहाँ 1। x का कोफिशिएंट को छोड़ के लिखना शुरू कर देंगे, तो पहले b, फिर c, फिर a, फिर b। ठीक, तो रिवीजन हो गया। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला हम लोग कहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड वेदर द लाइन आर लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और आर पैरेलल और कोइंसाइड। तो इंटरसेक्ट एट पॉइंट का क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल का क्या होता है, पैरेलल मतलब आप दूरियां बना के रखिए हमसे। तो ये क्या बोला था, पहले हम साथ देंगे। दूरी किससे बनाना, जो पहले साथ देने के लिए बोलता है बाद में ले जाकर धोखा दे देता है। और कोइंसाइड मतलब इसको कोइंसाइड बोलते हैं। तो कोइंसाइड किससे होता है, तो कोइंसाइड उसी से होता है जो बोलता है कि साथ देंगे और साथ देता भी। ठीक है, तो यहाँ पहला हम लोग का क्या है, पहला है 2x + 3y इज इक्वल टू 3, और दूसरा क्या है x - 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम लोग निकालते हैं a1/a2, कितना हो जाएगा 2/1। एक इसका कोफिशिएंट होता है x का, तो यहाँ कितना है 2, यहाँ है 1। ठीक, हम लोग निकालेंगे b1/b2, तो कितना है 3/-2, 3/-2। अब तुम यहीं से बताओ कि a1/a2 और b1/b2 बराबर है, बराबर नहीं है। तो ये शुरू में मना कर दिया कि नहीं, हाँ आपका साथ नहीं दे सकते। तो साथ नहीं दे सकते तो इससे आते जाते मुलाकात होते रहेगी, काहे कि अच्छा आदमी है, उतना अच्छा नहीं है, साथ देने वाला नहीं है, लेकिन अच्छा तो है, सच तो बोल रहा है कि ठीक साथ नहीं देंगे। तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ये वाला। ठीक, दूसरा हम लोग का क्या है, तो दूसरा है 4x - 2y इज इक्वल टू 10 एंड 6x - 3y इज इक्वल टू 12। इसका a1/a2 निकालो, 4/6 आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। ठीक, b1/b2 निकालो, -2/-3 आ रहा था, ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 2/3। और c1/c2 निकालेंगे तो ये 10/12 है, तो इसको काटेंगे तो ये 5 आएगा और इसको 6 आएगा, तो 5/6 आ रहा है। तो यहाँ देखो a1/a2 तो बराबर है किसके, b1/b2 के, ये भी 2/3 और ये भी 2/3, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस होता है, जो वही है कि जो पहले बोलेगा कि साथ देंगे, बाद में ले जाके आपको धोखा देगा। तो वो जिससे कि हम लोग दूरी बनाएंगे, तो दूरी बनाएंगे वो पैरेलल है, तो ये वाला पैरेलल। ठीक, PARLLEL। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, इसमें आपका बोल रहा है कि एक पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये कि k का ऐसा वैल्यू बताइए जिसके चलते कि आपका जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, kx + 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x + y इज इक्वल टू 1, जो इक्वेशन है उसका एक सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन मतलब एक बार इंटरसेक्ट करे, एक बार इंटरसेक्ट करे मतलब इससे आते जाते मिलेंगे, मतलब शुरू में ही मना कर दिया, साथ नहीं देने वाला। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, a1/a2, तो a1/a2 कितना है k/3, कोई दिक्कत। b1/b2 कितना है 2/1। तो कंडीशन के हिसाब से मेरा k/3 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मेरा k का वैल्यू यहाँ क्या आ गया कि k 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी तुम वैल्यू ले लो, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हम लोग का क्या है, x - 3y इज इक्वल टू 5 एंड 5x + ky इज इक्वल टू 10। यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन हम लोग का यही केस लगेगा, है ना।
तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे a1/a2 तो कितना हो जाएगा 1/5, b1/b2 तो कितना हो जाएगा -3 और k a1 b1 किसका ले रहे हैं x और y का कोफिशिएंट, a2 b2 किसको ले रहे हैं सेकेंड इक्वेशन का x और y का कोफिशिएंट। ठीक, तो यहाँ से केस के हिसाब से हम लोग क्या होगा, हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए, तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन यही ना होता है कि एक बार मिलता है, मतलब ये शुरू में मना कर दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे। ठीक, तो ऐसा ऐसा कब होगा जब 1/5 नॉट इक्वल टू -3/k के होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया k इज नॉट इक्वल टू -5 तो अगर k का वैल्यू -15 नहीं होगा तब आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है। ठीक है, इसमें है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो देखो नो सॉल्यूशन हम किसके लिए बताएं, उसके लिए बताएं किससे हम लोग को दूर रहना है। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब ये अपना रास्ता है, हम अपना रास्ता। ऐसा किससे करते हैं, जो धोखा देने वाला रहता है। पहले बोलेगा साथ देंगे, आगे जाके धोखा दे देगा। ठीक, तो धोखा देने वाला मतलब क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, और आगे जाके बोलेगा ना हम आपके बराबर का। ठीक है, तो हम पहला अगर क्वेश्चन देखें तो पहला में देखो क्या है 3x + y इज इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन है 2k - 1 x प्लस k - 1 y इज इक्वल टू 2k + 1। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग a1/a2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो a1/a2 निकालें यहाँ से a1/a2, तो a1 तो 3 है और a2 कितना है तो 2k - 1, 2k - 1। b1/b2 निकालें तो b1 तो 1 है यहाँ पे, और b2 कितना है तो b2 हम लोग का k - 1। ठीक है, और अगर c1/c2 निकालें तो c1/c2 तो ये कितना हो जाएगा, c1 हम लोग का 1 है और c2 कितना है 2k + 1 है। तो जो कंडीशन है, जो हम लोग का ये कंडीशन इस हिसाब से क्या होना चाहिए, इस हिसाब से अगर इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पे पहले तो दो में इक्वल टू लगेगा 3 मतलब पहला दोनों तो साथ है, लेकिन आगे जाके धोखाधड़ी हो गया, इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। तो यहाँ से हम लोग को ऐसा वैल्यू लाना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को ऐसा वैल्यू लाना है जिससे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, k का ऐसा वैल्यू लाना है जिससे कि ये दोनों बराबर हो जाए लेकिन ये इक्वेशन ये दोनों के बराबर ना हो। तो पहले हम ये दोनों को करते हैं, तो ये दोनों को करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × k - 1 इज इक्वल टू 1 × 2k - 1। ठीक, तो यहाँ से ओपन कर देंगे तो 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। तो यहाँ इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3k - 2k इज इक्वल टू -1 + 2। तो यहाँ से k इज इक्वल टू 1। ठीक है, k इज इक्वल टू 1। ठीक, अब इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं। तो यहाँ k अगर 1 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 में से 2 × 1 - 1 तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये कितना जाएगा 1 और k - 1 तो ये तो 0 आ जा रहा है, कहीं गड़बड़ है। यहाँ 1 + 3 होगा, 1 + 3 होगा, तो 1 - 1 + 3 तो यहाँ पे हम लोग का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 2 दूनी 4 में से 1 3 आएगा और यहाँ 2 में से 1 तो 1 आएगा और ये इक्वल नहीं होना चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको कर रहे हैं। ठीक है, नीचे वाला के ऊपर वैल्यू पुट करके देखें तो 2 के मतलब 4 1 5। तो ठीक है, हम लोग का k का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो ये दोनों तो बराबर आ जाएगा, क्या 3/3 भी 1 होगा, 1/1 भी 1 होगा, तो ये दोनों तो बराबर आ गया। लेकिन ये हम लोग का 1/5 के इक्वल आ रहा है, मतलब इसके बराबर नहीं आ रहा है। मतलब हाँ, इसका k का वैल्यू कितना आ गया, k इज इक्वल टू 2। k का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो इसका नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, तो दूसरा का पहला इक्वेशन है kx + 3y इज इक्वल टू k - 2 और दूसरा 12x + ky इज इक्वल टू k। ठीक है, पहला निकालेंगे a1/a2, a1/a2 मतलब k/12, b1/b2 3/k,
और लास्ट में C1/C2, तो ये क्या हो जाएगा K-2/K। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे इसको करेंगे तो A1/A2 B1/B2 बराबर होना चाहिए, मतलब K/12 इज इक्वल टू 3/K। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो K/12 हम लोग कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K² इज इक्वल टू 12×3=36, तो K इज इक्वल टू ±6। ठीक है, अब हम लोग इसमें डाल के चेक करेंगे इफ K इज इक्वल टू +6, ताकि हम लोग K का 2 वैल्यू आ गया। अगर K का वैल्यू +6 यहाँ पे डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6/12, मतलब 1/2। यहाँ पे डालेंगे K का वैल्यू तो 3/6, तो ये भी 1/2 आ गया। और यहाँ डालेंगे तो K का वैल्यू 6 डालेंगे तो 6 में से 2 4 और बाई 6, तो ये 2/3। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, K इज इक्वल टू +6 तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर आ रहा है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, और इफ K इज इक्वल टू -6 पुट करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। ठीक, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। और यहाँ पे K इज इक्वल टू -6 करेंगे तो -6 -2 -8 अब बाई -6, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस माइनस कट जाएगा। और 2 से अगर काटेंगे भी तो ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 3, ऊपर 4 नीचे 3, तो -6 भी यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर -6 पुट करें तो A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ रहा है, और ये इक्वल नहीं आ रहा है, और यही तो हम लोग को चाहिए। तो ये वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा +-6। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग का है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट दोस्ती कब बनेगा, जब वो हमेशा साथ देगा। ये तो आप भी मानते हैं, हमेशा साथ देगा, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इनफाइनाइट कब होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। ठीक, और कंडीशन ये होता है। तो हम लोग यहाँ से पहला इक्वेशन क्या है, तो पहला है 2x + 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरा है K -1x प्लस K + 2y इज इक्वल टू 3K। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद हम लोग अगर A1/A2 निकालें तो A1/A2 कितना हो जाएगा 2/K - 1। B1/B2 निकालें तो कितना हो जाएगा 3/K + 2, और C1/C2 निकालें तो कितना हो जाएगा 7/3K। ठीक, यहाँ से इक्वेट करके देखते हैं। ठीक है, किसको किसको इक्वेट करें, तो एक इसको करते हैं और एक इसको करते हैं। ठीक, तो करके देखते हैं। A1/A2 मतलब 2/K - 1 इज इक्वल टू 7/3K। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6K इज इक्वल टू 7K - 7, तो ये इधर आ जाएगा, तो 6K - 7K इज इक्वल टू -7। यहाँ से -K इज इक्वल टू -7, तो K इज इक्वल टू 7। ठीक, ठीक, इसको और इसको इक्वेट किए। ठीक है, एक बार इसको और इसको इक्वेट करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 3/K + 2 को इक्वेट करके देखते हैं 7/3K से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9K, यहाँ 7K और 7 दूना 14। तो यहाँ से 9K ये इधर आएगा, तो 9K - 7K तो कितना बचेगा 2K इज इक्वल टू 14, तो K इज इक्वल टू 14/2 7। इधर से लो या इधर से लो, आंसर हम लोग का 7 ही आ रहा है। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेंगे इसमें पुट करके। तो यहाँ अगर हम लोग 7 पुट करें यहाँ पे, तो 2/7 - 1 मतलब 2/6, 3/7 + 2, 7 + 2 मतलब 9। ठीक है, और ये 7/3K, तो 7/K का वैल्यू 7 × 21। अब देखो ये है 2 तिया 6 मतलब 1/3 आया, ये 3 तिया 9 ये भी 1/3 आया, 7 × 21 ये भी 1/3 आया, मतलब ये भी 1/3 ये भी 1/3 और ये भी 1/3। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, K का वैल्यू 7 पे ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। समझे। दूसरा क्वेश्चन A1/A2 निकालें तो कितना आ जाएगा
k माइनस 3/k, b1/b2 तो 3/k, c1/c2 तो k/12। अगर ये दोनों को इक्वेट करें तो कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 तिया 36 इज इक्वल टू k स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू +-6। एक बार वैल्यू डाल के चेक कर लेंगे, अगर +6 डालेंगे, अगर +6 डालेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 माइनस 3/6, 6 माइनस 3 मतलब 3 और बाई 6, ये कितना आ जाएगा 3/6 और ये 6/12, तो 3 दूना 6, ये 1/2 आया, ये भी 1/2 आया और ये भी 1/2 आया, तो प्लस से तो सेटिस्फाई कर रहा है -6। तो अगर -6 की बात करें तो -6 माइनस 3 -9/-6, ये सॉरी 3/-6, तीसरा -6/12, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, -6 सेटिस्फाई कर रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है कि कर रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। +6 तो कर रहा है, +6 को लिख लेते हैं, और -6 कर रहा है कि नहीं तो उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग -6 पुट करें तो -6 माइनस 3 -9 और k का वैल्यू -6, यहाँ 3/-6, यहाँ -6/12, तो ये सेटिस्फाई नहीं करा क्योंकि यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही है, ये माइनस ही, तो -6 सेटिस्फाई नहीं करा, तो यहाँ सिर्फ +6 ही होगा, इसीलिए डाल के चेक कर लेना है, छोड़ना नहीं है, काहे कि ऐसा भी हो सकता है जो अभी हुआ। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग का है फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, फिर फॉर विच द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली दोस्ती कब होगा, तभी होगा जब तीनों बराबर होगा, तीनों बराबर होगा मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा। तो अगर a1/a2 निकालें तो क्या हो जाएगा, 2p माइनस 1/3 इज इक्वल टू b1/b2 तो 3/q माइनस 1 और c1/c2 तो 5/2। p निकालना है तो ये दोनों को इक्वेट करते हैं, 2p माइनस 1/3 इज इक्वल टू 5/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4p माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो 4p सही है, 2p माइनस 1/3, 3/q माइनस 1 एंड 5/2, ठीक है, 2p माइनस 1 को 5/2 से इक्वेट किए तो कितना आ गया, 2 दूना 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 5 या 15, तो 4p इज इक्वल टू 15 + 2 17, तो p इज इक्वल टू 17/4। अगर ये दोनों को इक्वेट करें तो कितना आ जाएगा, 3q, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ से 3 दूना 6 इज इक्वल टू 5q माइनस 5, ठीक है, और ये इधर आएगा तो 6 5 11 इज इक्वल टू 5q, तो q इज इक्वल टू 11/5। हमको लग रहा है नंबर में कुछ दिक्कत है इसलिए फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ है तो आंसर सही है, जो ये क्वेश्चन है ना इसका ये आंसर सही है, अगर यहाँ पे कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होगा तो, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। ये तो समझ में आ गया a1/a2 b1/b2 c1/c2 का होता है, कैसे होता है, कौन साथ देता है कौन धोखा देता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8, ठीक है, मतलब मान लो कि 2 डिजिट नंबर है AB, ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं लेते हैं, ऐसे लेते हैं 5 3 मान लेते हैं, ये है नहीं मान लेते हैं, और कह रहा है कि इसका जब डिजिट का सम करेंगे 5 और 3 तो 8 होगा, ठीक है, लेकिन एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, ठीक है, समझ रहे हो कि दोनों में जो डिफरेंस है नंबर बनेगा, मतलब ये 53 है, इसका रिवर्स करेंगे तो 35, ठीक, तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना का है, 18 का है, ठीक, 18 का है 53 और 35 में, तो पूछ रहा है कि नंबर कौन सा होगा, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग लेंगे क्या, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट भी x, इसमें कोई दिक्कत, यूनिट प्लेस के बाद 2 डिजिट है तो एक टेंस प्लेस भी लेंगे, तो टेंस प्लेस में हम लोग बाई ले लेते हैं, तो यूनिट प्लेस पे 3 है
और टेंस प्लेस पे 5 है तो नंबर निकालना रहेगा तो कैसे निकलेगा? हम लोग ऐसे निकालते हैं 5 इंटू 10 प्लस 3, ऐसे नहीं निकलता, निकलेगा ना? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 53। उसी तरह से यहाँ निकालना है तो यहाँ करेंगे टेंस प्लेस पे क्या है y है, तो क्या करेंगे यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू बाई इंटू 10, 1 प्लेस पे x है तो क्या आएगा 10 बाई प्लस एक्स, ये हम लोग का नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ देखो अगर x प्लस बाई करें तो 8 आ रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस बाई इज इक्वल टू 8, ठीक। फिर दूसरा द डिफरेंस बिटवीन द नंबर दैट इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, ठीक है। मतलब ये वाला और इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो टेंस प्लेस पे x हो जाएगा, वंस प्लेस पे बाई हो जाएगा, तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू, अब टेंस प्लेस पे क्या हो गया, टेंस प्लेस पे x हो गया तो क्या करेंगे 10 इंटू एक्स प्लस बाई, तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस बाई, कोई दिक्कत? नंबर को बोल रहा है रिवर्स करें, मतलब 3 वाला 5 पे करें, 5 वाला 3 पे करें, तो ऐसे हो गया। तो इसको हम लोग 35 तो ऐसे डायरेक्ट लिख देते, लेकिन ऐसे लिखा कैसे जाता है 3 इंटू 10 प्लस 5, तो वही किए कि यहाँ 10 बाई प्लस एक्स है तो यहाँ 10x प्लस बाई हुआ जब रिवर्स करेंगे तो। अब बोला है कि ये दोनों से हम लोग जब डिफरेंस निकालेंगे 10x प्लस बाई और माइनस 10 बाई प्लस एक्स, तो यहाँ क्या है कि डिफरेंस है जो 18 का है, तो जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ हम लोग को पता नहीं ना कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, बस ये पता है कि ये दोनों में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 18 का होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस प्लस 18 का भी हो सकता है माइनस 18 का भी हो सकता है। मान लो कि ये जो नंबर है ये वाला ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा तब 18 का डिफरेंस आएगा, और अगर ये नंबर छोटा होगा ये बड़ा होगा तब तो माइनस 18 का आएगा, लेकिन डिफरेंस हम लोग कितना आ रहा है 18 का ही आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस 18 है तो वो तो देखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या ले लिए प्लस माइनस 18 ले लिए, यहाँ से सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 10x माइनस एक्स 9x बाई माइनस बाई माइनस 10 बाई, तो कितना हो जाएगा माइनस 9 बाई इज इक्वल टू 18, वो भी प्लस और माइनस में। यहाँ से अगर 9 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा x माइनस बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। अब 9 से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो इधर भी 9 से और इधर भी 9 से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और इधर हम लोग का बचेगा 2, तो यहाँ से x माइनस बाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग का आया था x प्लस बाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस बाई इज इक्वल टू 2। दूसरा हम लोग का आ गया x प्लस बाई इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस बाई इज इक्वल टू माइनस 2। डायरेक्ट ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग का आ गया 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 बाई 2 5। अब यहाँ से देखो x प्लस बाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है और x अकेले 5 है तो बाई कितना होगा, तो यहाँ से बाई हम लोग आ गया 3, इसमें डायरेक्ट ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा तो 6 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाई 2 तो 3। फिर यहाँ देखो x प्लस बाई 8 है, x का वैल्यू 3 आ गया तो बाई कितना, बाई है 5। तो यहाँ से हम लोग का नंबर क्या बना, नंबर भी बना 10x प्लस बाई, तो रिवर्स नंबर है ना, हम लोग का नंबर है 10 बाई प्लस एक्स, तो 10 बाई प्लस एक्स करेंगे तो 10 इंटू 3 30 प्लस 5 35, और यहाँ से नंबर क्या बना 53, तो या तो 35 लो या 53 लो, रिवर्स करेंगे तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये दोनों का देखो सेटिस्फाई कर रहा है, हम लोग के पास 2 आंसर आया, देखो यहाँ समझ लो हम लोग के पास 2 आंसर आया, पहला आया 35, ठीक 35, इसका डिजिट का सम करेंगे तो कितना आएगा 5 3 8, रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 53, ठीक 53 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, तो दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा आंसर हम लोग कितना है 53, 53 का डिजिट का सम करेंगे तो 5 3 8, रिवर्स करेंगे तो 35, 35 में से 53 घटाएंगे तो माइनस 18, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कराएगा, डिफरेंस 18 का है यहाँ। तो लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है ये क्वेश्चन में कि तुमको यहाँ पे देखना है कि प्लस माइनस 18 है,
यहाँ पे नहीं ना है कि यहाँ सिर्फ तुमको डिफरेंस दे दिया है और ये नहीं बताया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस केस में हम लोग क्या लेंगे, प्लस माइनस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एक आंसर छूट जाएगा, नंबर कटेगा, काटने वाला तो छोड़ता नहीं। यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस, ठीक है, कितना, 80 स्क्वायर यूनिट। कब, जब इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5 यूनिट। सबसे पहले हम लोग का दिया क्या कि क्या ढूंढ दिया, तो हम लोग का फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ लिख लेते हैं लेट लेंथ भी x एंड ब्रेथ भी y। राइटिंग थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। तो यहाँ किससे बात हो रहा है, एरिया का बात हो रहा है। तो यहाँ अगर हम लोग एरिया निकालें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ एल और बी ले लेते हैं, ठीक है, एल और बी। तो एरिया यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट। मतलब जो हम लोग का एरिया है घट गया, एल बी से 80 हो गया। कब, जब लेंथ को हम लोग 5 घटा दिए, और ब्रेथ 2 बढ़ा दिए, और यहाँ से जब हम लोग एरिया निकालें तो जो ओरिजिनल एरिया उसमें से 80 कम है, ठीक है। यहाँ पे लिखने के लिए तुम ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1, लेंथ इज इक्वल टू एल माइनस 5 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू बी प्लस 2। नाउ एरिया इज इक्वल टू एल माइनस बी इंटू बी प्लस 2, विच इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया कि जब इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो ओरिजिनल एरिया है उससे 80 कम है, ठीक। वो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखें कि लेंथ अगर 5 घटाएं और ब्रेथ 2 बढ़ाएं और वहाँ से एरिया निकालेंगे तो ओरिजिनल एरिया से 80 कम है, ठीक। अब इसको बस सॉल्व कर लेना। तो पहले एल से बी को मल्टीप्लाई करेंगे और एल से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एल से बी को करेंगे तो एल बी, और एल से 2 को करेंगे तो 2l, ठीक। यहाँ -5 को b से करेंगे तो -5b, -5 को 2 से करेंगे तो -10। पहले इसको इससे करना, इसको इससे करना, दूसरा बार में इसको इससे करना और इसको इससे करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या आ गया, एल बी माइनस 80। अब देखो दोनों साइड एल बी है तो एल बी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ हम लोग का क्या बच गया, 2l माइनस 5b, यहाँ -10 है, राइट साइड जाएगा तो +10 होगा, तो -80 में से +10 जाएगा तो -70 बचेगा, ठीक। अब हम लोग का दूसरा केस क्या है, दूसरा केस भी दिया हुआ है, यहाँ तक पहला खत्म हो गया। उसके बाद बोला अगर इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 10 यूनिट, मतलब केस 2, लेंथ को हम लोग 10 बढ़ा रहे हैं, ठीक, एंड डिक्रीज ब्रेथ बाय 5 यूनिट, ब्रेथ को हम लोग 5 घटा रहे हैं, तो एरिया जो है 50 यूनिट बढ़ जाएगा, ओरिजिनल से 50 बढ़ जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओपन करेंगे तो एल बी, एल को बी से करेंगे एल बी, एल को -5 से करेंगे तो -5l, 10 से बी को करेंगे तो +10b, और 10 को -5 से करेंगे तो -50 इज इक्वल टू एल बी प्लस 50। एल बी कैंसल, यहाँ पे हम लोग का बच गया -5l प्लस 10, और ये -50 राइट साइड जाएगा तो +50, +50 और तो कितना हो जाएगा 100। अगर -5 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 से अगर दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये -5 नहीं 5 से ही करते हैं, तो 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -l बचेगा, ये कितना बचेगा 2b बचेगा, और ये कितना बचेगा 20 बचेगा। हम लोग एलिमिनेशन लगा देते हैं। तो पहला इक्वेशन हम लोग के पास क्या था, 2l माइनस 5b इज इक्वल टू -70। दूसरा क्या है, तो दूसरा हम लोग एलिमिनेशन लगाना है, एल को एलिमिनेट करेंगे तो एल का कोफिशिएंट को सेम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा -2l प्लस 4b इज इक्वल टू 40। डायरेक्ट ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -b इज इक्वल टू -30, तो b का वैल्यू 30, ठीक। यहाँ फिर ये b का वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इसमें ये b का वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एल -5, b का वैल्यू 30 इज इक्वल टू -70। तो यहाँ 2l इज इक्वल टू -70, ये राइट में आएगा तो +150 हो जाएगा, ठीक है। तो 2l इज इक्वल टू 15 से 7 80, तो l इज इक्वल टू 80/2 40 यूनिट, ठीक। यहाँ वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करेंगे तो कैसे होगा,
ये देखो हम लोग का ओरिजिनल एरिया कितना है, एरिया ओरिजिनल कितना आ गया 4 तिया 1200, कोई दिक्कत। पहला केस अगर देखेंगे कि लेंथ 5 कम करेंगे ब्रेथ को बढ़ा देंगे, लेंथ 5 कम करेंगे 35, तब ब्रेथ को बढ़ा देंगे 2 तो गुना 32, तो 35 गुना 32 तो 35 दूना 70, अब 35 तिया 105, तो 0 7 5 12 एंड 0 एंड 1। ठीक है, तो 80 कम हो गया ना। अब एरिया निकला जो कितना है 80 कम हो गया, कितना आ रहा है 1020, केस 1 का एरिया। ठीक, केस 2 का एरिया निकालेंगे तो केस 2 में कितना है, लेंथ को 10 बढ़ा दिए तो कितना हो गया 50, और ब्रेथ को 5 कम कर दिए तो कितना हो गया 25, तो 25 गुना 50, 25 25 125, 1250। ठीक है, 1250 आ रहा है, तो पहले एरिया 12 था, अब 1250 आ रहा है। ठीक, तो आंसर हम लोग का सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था ना। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, हम इक्वेशन सिर्फ बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना तो आता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, सीना बेन टू बैंक टू विड्रॉ 1000 RS, मतलब उसको 1000 रुपया निकालना है, और वो कैशियर से बोलते हैं हमको सिर्फ 100 का और 50 का नोट देना। तो उसको टोटल 14 नोट मिला, तो वो बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ ईच टाइप सी रिसीव। तो मान लेते हैं कि लेट नोट ऑफ 100 RS C received is equal to X और 50 RS C received is equal to Y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखो उसको 14 नोट मिला, सी रिसीव्ड, उसको कितना नोट मिला 14, मतलब हम लोग का x और y अगर मिलाएंगे, x प्लस y करेंगे तो 14 आया। और अगर इसका वैल्यू निकालें, ठीक है, मान लेते हैं कि मान लेते हैं समझने के लिए। ठीक, मान लेते हैं कि हम लोग का 5 नोट मिला 100 का और 2 नोट मिला 50 का, इसका टोटल कितना होगा 7 होगा। उसी तरह से टोटल कितना इसको मिला 14 मिला, तो दोनों को ऐड किए x और y को तो 14। लेकिन अगर इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे कि पैसा टोटल हम लोग कितना हुआ, तो इसको निकालना है 1000। हम लोग का यहाँ से कितना निकलेगा, 100 का 5 है तो यहाँ से 500, और 50 का 2 है तो 50 गुना 2 100। समझ रहे हो, तो वहाँ से इसी तरह से हम लोग अमाउंट निकालेंगे, तो 100 का x है तो टोटल कितना हो जाएगा 100x, और 50 का y है तो क्या हो जाएगा 50y, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 1000, वही उसको निकालना था। ठीक, ठीक है, यहाँ से 50 से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो इधर क्या बच जाएगा 2x, इधर y इज इक्वल टू, इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 50 दूना 100 20 आ रहा है। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो हम लोग का एक इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरा इक्वेशन बन गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट एलिमिनेशन लगा दें साइन चेंज करके। अगर यहाँ पे साइन सेम है बाई का, कोफिशिएंट सेम है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा। अभी ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच गया माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6, तो एक्स इज इक्वल टू 6, और एक्स 6 है तो 8, मतलब बाई कितना हो जाएगा एक्स 6 है तो बाई 8 हो जाएगा, काय के दोनों मिला के 14 आ रहा है। ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं, टोटल हम लोग का 14 नोट है, तो हाँ एक्स और बाई मिला के 8 6 14, 1000 हो रहा है। 100 RS का x है और यहाँ x 6 है, तो कितना हो जाएगा 600। ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 600, और बाई कितना आ रहा है तो बाई 8 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 8 गुना 5 40, तो 400 रुपया, तो टोटल हम लोग का 1000 रुपया आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान तो है जी, समझ में काहे नहीं आता। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मोटर बोट वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम तो पता है, नहीं पता है तो हम लोग का बोट एंड स्ट्रीम पे एक वीडियो पूरा हुआ है, उसको देखना है, छोड़ना नहीं है, छूटेगा तो कैसे होगा। तो यहाँ पे बस हम आपको ये बता देते हैं, डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर नदी बह रहा है उधर जाना, अप स्ट्रीम मतलब नदी इधर बह रहा है हमको इधर आना है। ठीक है, और अप स्ट्रीम तभी पॉसिबल है जब नदी के बहाव से बोट का स्पीड ज़्यादा रहेगा, तब ना ऊपर आ पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
हम लोग को निकालना क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों को मान लेंगे। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो वो कितना है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में करा बोट कैन ट्रेवल, ठीक है। इससे पहले हम लोग देखते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। एक नाव यहाँ पे, ठीक, खुद जा सकता है कितना की स्पीड से, x की स्पीड से। नदी का स्पीड y है, तो डाउन स्ट्रीम में इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो उसका स्पीड तो अलग है, प्लस नदी का स्पीड जुटेगा, ये कितना हो जाएगा, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, इसका तो ज़्यादा है और ये काटेगा, जैसे ये आना चाह रहा है इधर, नदी बोल रहा है तुम चलो इधर, तो इसका जो स्पीड रहेगा उसमें से ये अपना स्पीड तो कमाएगा ना, तो ये कमा दिया। ठीक, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से करा, मोटर बोट कैन ट्रेवल इतना 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, कितना देर में, 7 घंटा। मतलब हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें टाइम, ठीक है, टाइम इन अप स्ट्रीम, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 30 और अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, तो x माइनस वाई। ठीक है, फिर निकालेंगे टाइम इन डाउन स्ट्रीम, टाइम इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है, मतलब डिस्टेंस कितना है, तो 28 है, यहाँ कितना लिखेंगे 28, और स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम में, तो x प्लस वाई, और ये टाइम मिला के कितना आ रहा है, 7 घंटा आ रहा है। तो 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 28 बाई एक्स प्लस वाई, ये दोनों टाइम मिला रहे हैं, तो क्वेश्चन में दे रहा है कि 7 घंटा। ठीक, केस टू में फिर निकालेंगे टाइम इन अप स्ट्रीम। केस 2 भी दिया हुआ है, इट कैन ट्रेवल इतना एंड रिटर्न, मतलब 21 किलोमीटर जा रहा है, 21 किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, अप स्ट्रीम कितना जा रहा है, 21 किलोमीटर जा रहा है, तो टाइम निकालेंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो स्पीड अप स्ट्रीम में क्या है, x माइनस बाई। ठीक, उसी तरह से टाइम इन डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में भी कितना जा रहा है, जितना जा रहा है उतना आ रहा है, तो ये भी 21 स्पीड x प्लस बाई। तो यहाँ ये दोनों का टाइम ऐड करेंगे तो 5 घंटा आ रहा है। ठीक है, यहाँ ये दोनों का टाइम ऐड करेंगे, मतलब 21 बाई एक्स माइनस बाई, 21 बाई एक्स माइनस बाई प्लस 21 बाई एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 5 घंटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हम लोग सबसे पहले क्या किए कि मान लिए कि बोट का जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 22 किलोमीटर पर आवर है। अगर जब बोट नदी के बहाव के डायरेक्शन में जाएगा तो इसका स्पीड तो खुद है ये है, और प्लस ये ऊपर से पानी जोड़ लगा रहा है। जैसे देखो साइकिल चलाते हो, अगर चलाते हो तो हवा के डायरेक्शन में जाते हैं तो साइकिल ज़्यादा तेज चलता है और मेहनत कम लगता है ना, लेकिन हवा ऐसे है और हम ऐसे जाना चाह रहे हैं, ऐसे, तो ये हवा इसको इधर ठेलेगा और हम इस साइकिल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, हवा हमको पीछे धकेल दे रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा, मेरा जो स्पीड हम लगा रहे हैं, जिस स्पीड से हम चलाना चाह रहे हैं उससे भी ये कम स्पीड से चलेगा कि हवा इसको रोक रहा है। लेकिन हम साइकिल इधर चला रहे हैं, पीछे से हवा भी धक्का दे रहा है, ठीक है, पीछे से, तो साइकिल का स्पीड बढ़ जाएगा। वही यहाँ भी कि डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर नदी बह रहा है उधर ही जाना, तो ये तो हम लोग का अपना स्पीड है और ये नदी का स्पीड है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। और अप स्ट्रीम में उल्टा आना, तो ये हम लोग का स्पीड है, उसमें से नदी अपना माइनस कर दे रहा है। ठीक है, और हम लोग का बन रहा है क्वेश्चन टाइम पे कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, तो इसमें 7 घंटा लगता है। तो हम निकालें कि अप स्ट्रीम में जाने मेरे मानने के हिसाब से कितना होगा, इतना टाइम लग रहा है, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, और दोनों को ऐड करें तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना टाइम लग रहा है, 7 घंटे लग रहा है, तो इसको 7 से इक्वेट कर दी। उसी तरह इधर भी किए। अब देखो इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कैसे करेंगे, तो तुमको पहले भी बताया है कि अगर वेरिएबल मिल जाए डिनोमिनेटर में तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेट
पूरा को मान लेंगे u एंड पूरा को मान लेंगे v। तो ये इक्वेशन हम लोग का क्या बन गया, 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7 और दूसरा 21u प्लस 21v इज इक्वल टू 5। इसको अब आप सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 3 बैट 6 बॉल फॉर इतना, ठीक है। सबसे पहले तो कोस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू एक्स आर एस एंड कोस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू बाई आर एस, ठीक। कोई दिक्कत? उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से 3 बैट का दाम कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट का दाम 3x, 6 बॉल का दाम 6y और टोटल कितना है 3900। 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, काहे कर देते हैं, काहे कि इक्वेशन छोटा हो जाएगा, सॉल्व करने में आसानी होगा। तो 3 से दोनों साइड डिवाइड करें तो ये x, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2y और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 3 1300। इक्वेशन पहला। ही बाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल, ठीक है। अनदर बैट मतलब केस 2 में एक बैट लिया तो एक बैट का दाम x, 3 बॉल का दाम 3y, तो ये कितना है 1300। ऐसा हो सकता है, हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अब हो सकता है तो हमको ये बताओ कि x प्लस 2y भी 1300 होगा और x प्लस 3y भी 1300 हो सकता है, हो सकता है। नहीं विश्वास है तो फिर से चेक कर लो। 3 बैट और 6 बॉल का दाम कितना है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, ठीक 3900। और तो इसको 3 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो इधर बच गया x, इसको 3 से डिवाइड किए तो 2 और इसको 3 से डिवाइड किए तो 13 39। और यहाँ अनदर बैट मतलब एक बैट और लिया, 3 बॉल और लिया, मतलब बैट का दाम x और बॉल का दाम इतना, तो ये 1300 ही आ रहा है। ये कब पॉसिबल है, जब बाई का वैल्यू 0। कब पॉसिबल है, जब बाई का वैल्यू 0, ठीक है। बाई का वैल्यू 0 होगा तो एक बल्ला का दाम 1300 होगा। ये उसी केस में पॉसिबल है जब बाई का वैल्यू 0। लेकिन क्या किसी चीज का दाम 0 हो सकता है? तो अगर क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो बाई का वैल्यू 0 होगा तभी ये संभव है। लेकिन बॉल का कभी दाम 0 रुपया हो सकता है? नहीं हो सकता। इसको तुमको अलजेब्रिकली ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने बोल रहा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आप क्या कीजिएगा, एक बार x को 0 करके निकाल लीजिएगा बाई का पॉइंट, एक बार बाई को 0 करके x का पॉइंट निकाल लीजिएगा। वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा, थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को बस ये जानना है कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, या लिखेंगे इट इज ओनली पॉसिबल इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 0 रुपीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का, ठीक। एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है अपोजिट एंगल का सम, सम को हम हिंदी में बोलते हैं योग, ठीक है, जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ डायरेक्ट देखो ए और सम अपोजिट है, ए और सी अपोजिट है, इसका सम करेंगे तो 180 आएगा, मतलब 4 बाई, यहाँ लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए क्या है 4 बाई प्लस 20 और एंगल सी क्या है -4x इज इक्वल टू 180। कोई दिक्कत? तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा -4x प्लस 4 बाई, और ये राइट साइड में जाएगा तो +20 से -20, तो 180 में से -20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 20 जाएगा तो 160। अब क्या करो 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा -x प्लस बाई इज इक्वल टू 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, दूसरा एंगल बी प्लस एंगल डी कर लेते हैं। तो एंगल बी कितना है 3 बाई -5 है, एंगल डी कितना है, तो एंगल डी हम लोग का है -7x प्लस 5 और टोटल होना कितना चाहिए 180, काहे कि साइक्लिक का प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या आ जाएगा -7x प्लस 3 बाई माइनस प्लस कैंसिल,
इज इक्वल टू 180। ठीक ठीक है। अगर हम लोग निकालना चाहते हैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन लगाया था हम लोग को बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा 40 प्लस एक्स, तो यहाँ पुट कर देंगे बाई का वैल्यू, तो -7x प्लस 3 इंटू 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख लेते हैं 1, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1। आगे सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, -7x प्लस 120 प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ कितना बचा, -4x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो x कितना बचेगा, तो x बचेगा 60 बाई -4, तो -15 डिग्री, -15 डिग्री। अब x -15 डिग्री आ रहा है तो पहला इक्वेशन देखो, पहला में है -x प्लस बाई इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो बाई कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, तो 40 प्लस एक्स का वैल्यू कितना है -15, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 15, तो ये 25 डिग्री, तो x 15 बाई 25। ठीक है, लेकिन हम लोग से पूछ क्या रहा है, एक्स बाई का वैल्यू पूछ रहा है, हम लोग से पूछ रहा है कि एंगल कितना है, तो एंगल कितना है वो कौन बताएगा, फाइंड द एंगल। तो यहाँ देखो एंगल ए कितना है, तो एंगल ए है 4 बाई प्लस 20, और बाई का वैल्यू कितना है x -15 और बाई 25, तो x इज इक्वल टू -15 और बाई इज इक्वल टू 25। ठीक, तो 4 बाई प्लस 20 मतलब 4 इंटू 25 प्लस 20, तो 25 400 प्लस 20 120 डिग्री। एंगल ए कितना हो गया, एंगल ए हम लोग का हो गया 120 डिग्री। कोई दिक्कत, एंगल ए हम लोग का हो गया 120 डिग्री। फिर दूसरा देखो एंगल बी, एंगल बी हम लोग का कितना है, तो एंगल बी है 3 बाई -5, तो 3 बाई का वैल्यू 25, 25 -5 तो 25 दिया 75 -5 तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये हम लोग का हो गया 70 डिग्री। एंगल सी कितना होगा, तो एंगल सी होगा -4x, तो -4 और x का वैल्यू -15, तो -15 60, तो ये हो गया 60। चौथा एंगल डी इज इक्वल टू -7x प्लस 5, -7x का वैल्यू -15 प्लस 5, 15 7 जा 105, माइनस माइनस तो प्लस, और ये 110 डिग्री, तो एंगल डी हम लोग का आ गया 110 डिग्री। ठीक, और यहाँ चेक करके देखो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो देखो ये 70 और ये 110 अपोजिट एंगल कर रहे हैं तो 180 आ रहा है, ये 120 और ये 60 सम करेंगे तो 180 आएगा अपोजिट एंगल। ये हम लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है, जो कि हम लोग यहाँ लिखे हैं, उसके हिसाब से इक्वेशन लाए, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व किया तो हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। और एक चीज यहाँ और ध्यान दीजिए कि इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा u और v के टर्म में, तो फिर हम लोग को लाना है x और y, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन में पूछ रहा है ये चीज, और इसको हम लोग x और y माने। तो मान लीजिए, क्या मानना है कि मान लीजिए ये जो हम लोग का है u आ गया 5 और v आ गया 3 मान लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस बाई इज इक्वल टू 1/5 आएगा, और उसी तरह से 1 बाई एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 3, तो x प्लस बाई इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ भी वही की, तो अब इसको फिर हम लोग एलिमिनेशन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर एलिमिनेशन लगाएंगे, उसके बाद x और y का वैल्यू लाएंगे, उसके बाद हम लोग का x और y का वैल्यू आएगा, तो जो हमसे पूछ रहा है वो होगा। तो देखो हम लोग आज पूरा रिवीजन कर लिए, बस ग्राफ का क्वेश्चन नहीं किए, तो ग्राफ का क्वेश्चन दूसरा नंबर वीडियो देख लेना, सारा चीज डिटेल में कवर है। ग्राफ का क्वेश्चन के लिए दूसरा नंबर वीडियो देख लेना, थंबनेल में लिखा हुआ है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ठीक, और कुछ नहीं करना है, इतना इस चैप्टर से बहुत है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में नोट्स आएगा, अगला वीडियो में नोट्स आएगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें और धन्यवाद।